नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बी स्टोर न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम में न्यूज़पेपर से लिए गए डेली करंट अफेयर्स पर जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमने इस वीडियो को प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली टारगेट किया हुआ है, तो हर एक करंट अफेयर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम ये भी देखते हैं कि आखिरकार उस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर क्या यूपीएससी ने उस थीम पर आधारित कोई प्रश्न पहले भी पूछा हुआ है। अगर पहले कोई प्रश्न पूछा हुआ है तो उसको देख के हमें एक आइडिया मिलता है कि यूपीएससी किस तरह से प्रश्नों की फ्रेमिंग करता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो हम उस पर एक प्रश्न बनाते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है और क्या एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। 5 मेन टॉपिक्स हम कवर करेंगे विद क्वेश्चन एंड एक टॉपिक हमारा शॉर्ट न्यूज़ के रूप में रहेगा। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक अभी हुई है। देखिए, भारत और बांग्लादेश काफ़ी सारी नदियों को साझा करते हैं। उन नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर, वाटर से रिलेटेड डाटास को लेकर काफ़ी सारे हित जो हैं दोनों कंट्रीज़ के परस्पर मिलते हैं। तो इन हितों को ध्यान में रखकर, दोनों कंट्रीज़ के संबंधों को ध्यान में रखकर चीज़ों को जो है किया जाए, इसके लिए एक आप कह सकते हैं नदी आयोग जो है गठित किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इसके टाइम टू टाइम जो है बैठक होती रहती है। ठीक है, ये टॉपिक ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो भारत और बांग्लादेश ये टॉपिक आप मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं, राइट। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो पेन प्लस रणनीति है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ना तो नहीं है, बट आपको ये पता हो कि पेन प्लस रणनीति आखिर ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारे NCD होते हैं उससे संबंधित है। तो आपको ये पता हो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, भारत में इनकी क्या स्थिति है, कौन कौन से वो तत्व हैं या कारक हैं जो इन डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी में एक और चीज़ होती है, एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम जो है पढ़ेंगे, राइट। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक है बेनामी लेन देन अधिनियम, ये क्यों न्यूज़ में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अधिनियम की एक धारा के तहत जो कुछ फैसले गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे थे उनको असंवैधानिक करार दिया है। देखिए, थोड़ा सा इसमें समझेंगे कि मान लीजिए कोई अधिनियम एक पुराना था, उसमें कुछ चेंज किए एक नया अधिनियम लाकर, तो नए अधिनियम की वजह से जो आपने चेंजेस किए उनके बेस पर आप आने वाले समय में तो काम कर सकते हैं, बट जो पिछला समय बीत गया है रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी जो है प्रभाव से आप चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। चीज़ें समझेंगे, क्लियर हो जाएगी, ठीक बात है। देन हमारा टॉपिक है प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। ये विधेयक देखिए लोकसभा में पेश किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक नए प्रतिस्पर्धा विधेयक को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है ये आपको पता होना चाहिए, और इससे संबंधित अन्य चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। देन हमारा टॉपिक है धान का बोनापन। हाल ही में देखिए पंजाब और उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पे जो धान की फसल है उसमें एक रहस्यमयी बीमारी जो है देखी गई। उस बीमारी का कारण भी जो है काफ़ी खोजबीन करके पता लगाया गया। तो साइंटिस्ट को पता चला एक वायरस है जो बेसिकली इसको कॉज कर रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन एक शॉर्ट न्यूज़ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इसके फाइनल को जो प्रधानमंत्री जी मोदी है उन्होंने संबोधित किया था, और हाल ही में इसके तहत फर्स्ट सेकंड जो विजेता हैं उनकी लिस्ट भी घोषित हो चुकी है। तो एक शॉर्ट न्यूज़ के रूप में हम इसको देखेंगे, राइट। चलिए अब हम पहले टॉपिक से अपनी शुरुआत करते हैं। आप में से जैसे कुछ लोगों का एक कमेंट आता है कि मैम साइंस टेक कवर करा दीजिए या फिर पॉलिटी कवर करा दीजिए, पॉलिटी के मीन्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आप इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर का मतलब क्या है, पॉलिटी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, यानी कि जो भी सब्जेक्ट काम का है सिलेबस में उससे संबंधित अगर कोई भी न्यूज़ आई है तो हम उसको कवर करेंगे। जैसे आज ही की वीडियो की अगर बात की जाए तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ तो भारत बांग्लादेश संबंध ये हो गया इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बेनामी वाला अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा वाला अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मीन्स के लिए भी तो ज़रूरी है। इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि प्रीलिम्स और मीन्स की तैयारी अलग अलग नहीं होती, साथ ही
होती है। इट्स जस्ट दैट कि जब आप मीन्स के लिए पढ़ते हैं तो मोर एनालिटिकल होकर पढ़ते हैं, चीज़ों को ज़्यादा समझने पर एक टॉपिक की 6-7 डायमेंशंस को कवर करने के बारे में सोचते हैं। जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं तो थोड़ा फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस दैट्स इट। अगर इतना है तो आप जो है अच्छे से चीज़ें कर लेंगे, राइट। चलिए, ये तो आप समझ गए। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो का। क्या है तो इंडिया बांग्लादेश डिस्कस गंगा तिस्ता एंड कुशियारा इन जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग। तो देखिए, जो संयुक्त नदी आयोग है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसकी 38वीं बैठक हुई है और इस बैठक में जैसा कि मैंने आपको बताया, गंगा तिस्ता और कुछ अन्य जो छोटी नदियां थी उनसे संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जो है बातचीत हुई है। किस तरह का एक प्रश्न आ सकता है तो देखिए, ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको रिवर के बारे में दी है, देन आपको सॉल्व करना है। बेसिकली ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि आप रिवर्स वगैरह वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में है तो हमेशा यूपीएससी कैसे करता है, जो मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि जो चीज़ करंट में न्यूज़ में होती है उससे संबंधित स्टैटिक पर वो प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक बात है। तो इसी वजह से अगर भारत बांग्लादेश के बीच एक बैठक हुई है, उसमें कुछ चंद नदियों के नाम ज़्यादा न्यूज़ में उल्लेख हुए हैं, तो मतलब उन नदियों को आपने अपनी ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह का एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक बात है। तो चलिए, पहले हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो जॉइंट रिवर कमीशन है, इसके बारे में हमें पता हो। तो देखिए, इसका जो गठन किया गया था वो 1972 में किया गया था। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्या है? एक द्विपक्षीय तंत्र है, क्योंकि 2 ही कंट्रीज के बीच में है। और ये जो साझा और सीमावर्ती नदियां हैं, उन पे जो पारस्परिक हित के मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए गठित किया गया था। कौन इसमें जो है लीडरशिप देता है? तो जो दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री हैं, वाटर रिसोर्सेज जो मिनिस्टर होते हैं, वो बेसिकली इसको लीडर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी स्टेटमेंट इन योर पीटी के क्वेश्चन में, राइट। चलिए, तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक पिक्चर आप जो है देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण नदियों की पहले बात करते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए कुछ छोटी बड़ी मुख्य नदियों को मिला के, तो भारत बांग्लादेश कुछ 54 नदियों को साझा करते हैं, राइट। तो उसमें से एक कौन कौन सी नदी है? कुशियारा नदी। दूसरी कौन सी है? फेनी नदी। तीसरी कौन सी है? तिस्ता नदी। इन 3 को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको लेके मीटिंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से बातचीत हुई थी, ये न्यूज़ में थी। इसमें से कुशियारा नदी, तो देखिए जो जॉइंट रिवर कमीशन था, इसमें कुशियारा नदी का जो अंतिम जल बंटवारा होगा उस पर समझौता ज्ञापन के पार्ट को अंतिम रूप दिया गया। यानी कि इस नदी के वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, किस तरह से वाटर को यूज़ करेंगे, इसको लेके एक फाइनल बातचीत जो है उनकी हुई है। ठीक है। इसके बाद फेनी नदी की बात करें तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसका भी जो सब रूम शहर है, वहाँ की जो पेयजल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए फेनी नदी पर क्या है, एक वाटर इनटेक है। ठीक है। और वाटर इनटेक पॉइंट का कैसा डिज़ाइन होगा, उसका स्थान क्या होगा, इस बात को लेकर अंतिम रूप से समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। यानी कि फेनी नदी, त्रिपुरा, सबरूम शहर, ये फैक्ट याद हुए। अब हमें साथ में ये भी पता हो कि जिस वाटर इनटेक पॉइंट को लेकर ये हुआ है वो क्या होता है। तो देखिए, वाटर इनटेक, इनटेक मतलब कोई चीज़ आप ले रहे हो, वाटर मतलब पानी। तो देखिए, एक प्रकार का पंप स्टेशन होता है जहाँ पर जल संचायक टैंक या जो जल का सोर्स है उसमें छोड़ा जाता है। ठीक है। क्या एक पंप टाइप है, तो पंप करके आप जो है पानी लेते हैं, देन उस पानी को जहाँ पे वाटर को आप इकट्ठा कर रहे हो वहाँ पर छोड़ते हैं, राइट। तो एक तरीके से वाटर को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है। इसके बाद देखिए तिस्ता नदी की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के रूप में जिसको जाना जाता है, हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेशी क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, राइट। ये सिक्किम में जो चुथंग है, ठीक है, उसके आसपास जो हिमालय का एरिया है वहाँ से निकलती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है।
ठीक है, थोड़ा सा जब आप मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जब आप ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, सर क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, या जहाँ से भी आप पढ़ेंगे, आप NCERT से भी कवर करेंगे तो वहाँ पे भी दिया हुआ है। और जब भी आप रिवर्स को पढ़े, थोड़ा गूगल भी किया करें उनके बारे में, उनका मैप गूगल कीजिए, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट गूगल कीजिए। तो कई बार क्या होता है ना, जो बुक से पढ़ा है उससे हट के प्रश्न बनते हैं, और वो कैसे सॉल्व होते हैं, जब आपने थोड़ी सी एक्सटेंसिव रीडिंग की हो, जब आपने थोड़ा सा खुद से एफर्ट डाल के पढ़ा हो, राइट। जो ज्ञान आप अपने आप लेते हैं उसका सानी कोई नहीं होता, वो सबसे बेस्ट होता है, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक बात है। तो चलिए अब देखिए, हमने तीस्ता के बारे में पढ़ लिया। एक दरअसल गंगा जल बंटवारा संधि है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। तो दोनों पक्ष गंगा जल बंटवारा संधि 1996 के प्रावधान के तहत जो बांग्लादेश के द्वारा पानी प्राप्त किया जाता है उसका बढ़िया तरीके से उपयोग कैसे हो, इसके लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन करने पर सहमत हुए हैं। भाई जो वाटर है उसको बांग्लादेश यूज़ करेगा, तो किस तरीके से उस वाटर को यूज़ करने की फिजिबिलिटी है, इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टडी को लेके वो सहमत हुए हैं। बात करते हैं गंगा जल संधि 1996 की। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास जो फरक्का बैराज है गंगा नदी पर, इसमें सतही जल को साझा करने के लिए ये क्या है, एक समझौता है। तो अगर कभी एक स्टेटमेंट के रूप में ये आ जाए कि गंगा जल संधि 1996 किन दो देशों के बीच हुई है, तो नाउ यू नो द आंसर, राइट। चलिए अब देखिए, इसके अलावा किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, सिर्फ यही नहीं, और जैसे तो बाढ़ से संबंधित डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। रिवर का कितना वाटर लेवल चल रहा है, अगर मॉनसून के द्वारा बारिश हो जाती है तो क्या जो रिवर है वो खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, किस तरह से चीज़ें हो रही है, आपस में एक दूसरे को इसकी सूचना देना, ठीक बात है। फिर नदी तट का संरक्षण कार्य, इसको लेकर बातचीत हुई है। सामान्य बेसिन का प्रबंधन कैसे होगा, और भारत की नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है इसको लेकर भी बातचीत हुई है, ठीक बात है। तो दीज आर सम फैक्ट्स जो आपको थोड़े से जो है पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। तो देखिए, न्यूज़ में क्या था, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी समझौता, राइट। क्वेश्चन किस पे बना, तीस्ता पे। कहाँ से, आपके स्टैटिक के पार्ट से। तो देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर प्रवाहित होती है। अच्छा, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है, कैलाश के पास मानसरोवर, कुछ याद आ रहा है ना। लेकिन हमने भी पढ़ा तीस्ता का उद्गम कहाँ है। तो देखिए, वापस से आ जाइए अपने इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए, तीस्ता नदी क्या बताया है, सिक्किम के पास जो चुथुंग है वहाँ पर हिमालय से निकलती है। तो कुछ मानसरोवर, कैलाश की बात तो हम नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। फिर ये कह रही है कि देखिए, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो देखिए, जो तीस्ता नदी है वो एक्चुअली भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जाकर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगेन तीस्ता नदी पर, कि जो क्या है, ये एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की तरफ ये बहती है, ठीक है। उसके बाद एक स्थान आता है जहाँ पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, सीमा पर नहीं। तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैप के द्वारा देखिएगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर ये बात कह रहा है, जो रंगीत नदी है इसकी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। दिस इज राइट स्टेटमेंट। रंगीत नदी तीस्ता की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो हमारा केवल दूसरा ठीक है, मतलब बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बात है। चीज़ों को हम समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। क्या है, पेन प्लस रणनीति। न्यूज़ में क्या था, अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर्स अडॉप्ट पेन प्लस स्ट्रैटेजी अगेंस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक बात। देखिए, क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में सेशन की शुरुआत की। ये ऐप निम्नलिखित में से कौन से रोग के निदान के लिए लॉन्च किया गया है।
इस क्वेश्चन का पेन प्लस से क्या लिंक हुआ? देखिए, पेन प्लस रणनीति है जो गैर संचारी रोग हैं उनको टैकल करने के लिए। गैर संचारी रोग जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण तंबाकू और शराब का सेवन है, या फिर डायबिटीज़ है, ठीक है, तो या फिर कैंसर है। ये सारी बीमारियाँ क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इन्हीं में से किसी एक के संबंधित ये जो ऐप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, तो इसका मतलब ये एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो चलिए पहले हम अपनी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। रणनीति के बारे में बात करें तो ये देशों से आग्रह करता है कि पुरानी और जो गंभीर गैर संचारी रोग हैं उनसे निपटने के लिए एक मानकीकृत कार्यक्रम जो है स्थापित किया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो जिला अस्पताल है वहाँ पे आवश्यक दवाएं, आवश्यक टेक्नोलॉजी और जो उनका निदान है वो उपलब्ध भी हो और लोगों की पहुँच भी वहाँ तक हो। तो बस इतना याद रखिएगा, पेन प्लस रणनीति नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित है, ठीक बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि गैर संचारी रोगों से संबंधित है, तो गैर संचारी रोग क्या होते हैं, राइट। तो देखिए, ये वो रोग है, वैसे चिकित्सीय स्थिति जहाँ पे संक्रामक कारकों के कारण नहीं फैलती है। देखिए, संचारी रोग मतलब जो संचार से होते हैं, मतलब क्या? इन्फेक्शन, मतलब क्या? जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से होने वाली बीमारियाँ। नाम के सामने क्या लग गया? गैर, इंग्लिश में मतलब नॉन, जो संचारी नहीं है, जो फैलते नहीं है एक दूसरे से। जैसे कैंसर, कैंसर अगर किसी एक को है तो उससे फैल के किसी दूसरे को नहीं होता। डायबिटीज़ अगर किसी एक को है तो फैल के दूसरे को नहीं होता। तो फिर ये होते कैसे? बहुत बड़ा रीज़न तो हमारी लाइफ स्टाइल की अनियमितताएं हैं। हम जो निष्क्रिय जीवन बिताते हैं कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक चेयर पे बैठे हुए हैं, या तो पढ़ रहे हैं, या तो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, या तो कुछ नहीं भी कर रहे हैं बट चेयर पे बैठे हुए हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना नहीं खाना, फ्रूट्स, मिलेट्स, मोटे अनाज, ठीक है, सूखे मेवा, इन सबको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना। फास्ट फूड ज़्यादा खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, राइट। तो इस तरह की हमारी जो लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, इनकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये हमें परेशान कर रही है, ठीक बात है। तो देखिए, गैर संचारी रोगों को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि लंबे टाइम तक ये हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक बनी रहती है। आनुवांशिकी, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन का परिणाम होती है। भाई किसी के जेनेटिक्स में ही था, जैसे कई बार क्या होता है, अगर फैमिली में किसी को माइग्रेन था तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें से किसी को माइग्रेन होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो आनुवांशिक कारण हो गए। शारीरिक कारण है, आपकी इम्यूनिटी वीक ही है, कोई बीमारी लग ही गई है ना, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, या जन्म ही हुआ है बीमारी के साथ, राइट। फिर क्या है? पर्यावरण, आजकल जिस हिसाब से पॉल्यूशन हो गया है, हम अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छी हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में बीमारी हो जा रही है। और व्यवहारक कारक जो मैंने आपको बताया, लाइफ स्टाइल की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कई बार ये इसमें से एक की वजह से हो सकती है, कई बार मोर देन वन फैक्टर जब मिल जाता है तब हो जाती है, ठीक है। ये रोग वे पुरानी स्थितियां हैं जो बच्चों को, किशोरों को, वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता और मृत्यु का कारण बनती है यदि उन्हें अनौपचारिक छोड़ दिया जाए। तो अगर ट्रीट नहीं किया तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये कहता है कि वैश्विक स्तर पर जो 71% डेथ्स होती है उनका कारण हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हैं, ठीक। बात करते हैं भारत की। भारत में क्या स्थिति है? तो अगेन WHO की 2015 की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने कहा कि हर साल लगभग 58 मिलियन लोग जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हृदय और फेफड़ों के रोग, स्ट्रोक, कैंसर और मधुमेह, इनके कारण क्या, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। इसके अलावा इन गैर संचारी रोगों की वजह से वर्ष 1990 में जो विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष थे उनकी अवधि 30% से बढ़कर 2016 में 55% हो गई है, जिसकी वजह से मौत में भी जो है वृद्धि हुई है। अब ये जो विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष है ये क्या है? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, राइट। तो देखिए, एक व्यक्ति जो कि स्वस्थ है
वो कितने साल जी सकता था, उस साल जीने में वो कितने बेहतर तरीके से काम कर सकता था, एक प्रोडक्टिव लाइफ बिता सकता था। बट क्योंकि उसको बीमारियां होती रहती है, उन बीमारियों की वजह से कई बार वो छुट्टी लेता है, कई बार उसको काम से बचना पड़ता है, कई बार ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो बीमारी की वजह से, या फिर अगर उसकी बीमारी की वजह से अर्ली डेथ हो गई है, या बीमारी की वजह से उसकी शारीरिक क्षमता में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कमी आ गई है, जब इन सारे ईयर्स को आप जोड़ दो, ठीक है, और एक लाइफ तो वो थी जहाँ बिना बीमारी के थी, एक लाइफ वो है जहाँ बीमारी वाले सारी जो साल हैं उनको जोड़ दिया है, तो ये जो बेसिकली बचा, एक था कि आप 70 साल तक बहुत बढ़िया जी सकते थे, एक हो गया कि बीमारी वाला सब हटा दो तो 50 साल ही अब रह गया है ना, आप 50 साल ही ढंग से जिए हो। तो ये क्या है, ये आपका डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं, ठीक है, मतलब बिना बीमारी के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते थे, वो अंतर ये दिखाता है। समझ गए? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इस पर जो है एक प्रश्न वो बना सकते हैं, राइट। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर ये 1990 के टाइम पे जितने थे अब बढ़ गए हैं, और इसकी वजह से क्या है, मृत्यु भी बढ़ी। इसलिए तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि सिटीजन्स हेल्दी रहें, हेल्दी सिटीजन्स रहेंगे, ज़्यादा बेटर काम करेंगे, ज़्यादा बेटर पढ़ पाएंगे, कम छुट्टियां होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की क्या है, जीडीपी ग्रो करेगी। तो एक आदमी की हेल्थ का जीडीपी से सीधा लिंक बनता है ना। इस तरीके से थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचा कीजिए, ठीक बात है, समझ गए। अब देखिए प्रमुख नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं जो ज़्यादा परेशान कर रही हैं आज के टाइम पे। तो हृदय रोग, कितने सारे न्यूज़ आई होगी, हाल ही में एक फीमेल नेता की न्यूज़ आई है कि वो हृदय रोग से मारे गए हैं, ठीक है। पुराने श्वसन रोग, रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं, कैंसर और डायबिटीज़, राइट। तो कितने ज़्यादा कैंसर के जो है हमें भी देखने को मिल रहे हैं। कारण क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर आहार, तंबाकू शराब का सेवन, उच्च रक्तचाप, रक्त में शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा। लाइक पर्सनली आई लाइक स्वीट्स, राइट, मेरे को मीठा पसंद है, लेकिन स्टिल कंट्रोल रखना पड़ता है क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी, है ना। शुगर आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है, ठीक। असामान्य रूप से रक्त में बढ़ी हुई वसा की मात्रा, जिसको डिस्लिपिडमिया भी बोलते हैं, और वायु प्रदूषण। दीज आर सम फैक्टर्स जिनकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक बात है। अब अपने प्रश्न पर आते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो ऐप है एम ससेशन ऐप, देखिए ससेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, रोक लगाना, नियंत्रित करना, कुछ इस तरीके से इसका मतलब जो है होता है, ठीक है। तो मानसिक तनाव के सहायक के तौर पर बेसिकली, ठीक है, मधुमेह के नियंत्रण के लिए, तंबाकू उत्पादकों के सेवन को छोड़ने के लिए, तपेदिक के नियंत्रण के लिए। देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, बट फिर भी रोक लगा रहे हैं, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही नहीं लगता। किसी बैड हैबिट पे रोक लगा रहे हैं, किसी बुरी आदत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप लिंक कर पाएँ तो देखिए इन सारों में से बैड हैबिट कौन सी दिख रही है, तंबाकू उत्पादों के सेवन को छोड़ने के लिए, राइट। एक तरीका तो हो सकता ही है ना, मैं ये नहीं कह रही हमेशा काम आएगा, बट एक तरीका हो सकता है। तो एक्चुअली में यही इसका जो है आंसर है, ठीक है। तो ये जो एम ससेशन है, ये तंबाकू उत्पादों के सेवन पे रोक लगाने के लिए टेक्स्ट मैसेज बेस्ड एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2016 में लॉन्च की गई थी। बट क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यूज़ में है तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, भले ही पुराना करंट अफेयर हो। तो कई बार आता है ना, यूपीएससी तो 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रही है, नहीं, एक्चुअली उससे संबंधित चीज़ें न्यूज़ में थी, इसीलिए उन्होंने वो पूछा है। आप न्यूज़ से आगे बढ़ के पढ़िए, तो आप डीप स्टडी कीजिए, तो आप वो न्यूज़ बुलेटिन से तो थोड़ा आगे बढ़िए, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, क्या है, बेनामी लेन देन अधिनियम। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की जो धारा 3 क्लॉज 2 है उसको असंवैधानिक करार कर दिया है। अगर मान लीजिए बेनामी लेन देन से संबंधित कुछ न्यूज़ में था तो क्या इस पर क्वेश्चन बन सकता है? जी हाँ बन सकता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है।
2017 में था बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988। ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, तो पहले हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर विचार भी कर लेंगे। भाई विचार करने के लिए तो है ही हम यहाँ पे। तो देखिए, जो धारा 3(2) थी वो दरअसल ये कहती थी कि बेनामी लेन देन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर सजा और जुर्माना हो सकता है। कोर्ट ने ये कहा कि बेनामी संपत्ति का दायरा बढ़ाने वाला 2016 का ये जो संशोधन है, इसको आप पूर्व व्यापी रूप से लागू नहीं कर सकते। भाई 1988 के अधिनियम के तहत 2016 इस अधिनियम के आने तक आप इसको लागू नहीं कर सकते। जिस दिन ये लागू हुआ अधिनियम, उसके बाद के कोई केसेस है तो आप लागू कीजिए, पिछले केसेस पे आप पुराने पे लागू नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट ने बोला है। अर्थात 2016 का संशोधन केवल तभी भावी रूप से लागू हो सकता है, पूर्वव्यापी रूप से नहीं। अब एक बहुत बढ़िया चीज देखिए, इस एक्ट में संशोधन कब हुआ? 2016 में। यूपीएससी ने क्वेश्चन कब पूछ लिया? 2017 में। यानी कि कोई चीज अगर एक साल पहले करंट अफेयर में थी तो वो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए डेली करंट अफेयर पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं तो इस फैसले का प्रभाव क्या होगा। देखिए बेसिकली हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि एक कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या है, कोई पिछला केस था उसके ऊपर इस धारा का प्रयोग किया था। तो जो हाई कोर्ट था उन्होंने बेसिकली इसको असंवैधानिक करार दिया था। तो केंद्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उन्होंने कहा अधिनियम जब से लागू हुआ है उसके बाद के केसेस पे अप्लाई कीजिए, पहले के केसेस पे आप नहीं लगा सकते। ठीक बात है। तो अब देखिए इसका फैसले का प्रभाव ये होगा कि अक्टूबर 2016, 25 अक्टूबर 2016 एग्जैक्ट डेट, इसके लागू होने से पहले किए गए लेन देन हेतु आपराधिक मुकदमा चलाना या जब्ती की कार्रवाई आप शुरू नहीं कर सकते, जारी नहीं रख सकते। उपरोक्त घोषणा के परिणाम स्वरूप ऐसे सभी अभियोजन और जब्ती की कार्रवाई रद्द हो जाएगी। ठीक बात है। तो ये एक चीज हुई। तो बेनामी संपत्ति होती क्या है, किस चीज को लेके इतना बवाल चल रहा है, क्या है ये अधिनियम? देखिए बेनामी संपत्ति, मान लीजिए मुझे अपने इनकम के सोर्स छुपाने हैं बट मेरे को अमीर भी बनना है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा शौक है, तो मैं बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी जो है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदती हूँ। लेकिन अगर वो मैंने अपने नाम पे खरीदी तो कभी भी इंक्वायरी हो सकती है, भाई ये इतना जो आप खरीद रहे हो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मुझे अपना इनकम सोर्स बताना पड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने भतीजे के नाम पे जो है प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई वैध दस्तावेज ना दूँ और बेसिकली हेरा फेरी वाला मामला करके भतीजे के नाम पे मेरी संपत्ति जो है हो खरीद ली है मैंने। तो अब क्या है, क्योंकि उसका पेपर वहाँ लगे हुए, उसका नाम लिखा हुआ है और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो बेसिकली क्या, ये बेनामी एक ट्रांजेक्शन है, बेनामी लेन देन है। ये ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए, किसी घर के लिए, किसी प्लॉट के लिए, ज्वेलरीज के लिए, कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट जिनकी ऐसी आप कह सकते हैं वैधता होती है, उन सब के लिए हो सकता है। ठीक बात है। यानी कि जब जिसने एक्चुअल में प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके पास ओनरशिप रहेगी, उसका नाम छुपा रहे और कोई अपने ड्राइवर के नाम पे, कोई अपनी रिश्तेदारों के नाम पे अगर उसको खरीद रहा है लेकिन ओनरशिप किसी और के पास है, तो बेनामी संपत्ति के तहत आता है। जैसे जैसे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। बेनामी संपत्ति वो प्रॉपर्टी जो खरीदता कोई और है, नाम किसी और की होती है। संपत्ति का वास्तविक मालिक का नाम छिपाया जाता है क्योंकि आय को छिपाने के लिए ऐसा किया जाता है। संपत्ति जिनके नाम पे होती है उनको बेनामदार कहते हैं क्योंकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने पर भुगतान के रूप में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जाता। इस तरह के मामलों में अगर कोई कार्रवाई होती है तो दोनों पक्षों को जिम्मेदार बताया जाता है। जिसने प्रॉपर्टी बेची है एक बेनाम व्यक्ति को, वो भी जिम्मेदार है, और जिसने ली है वो तो जिम्मेदार है ही, है ना। क्यों भाई आप पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हो? बेनामी संपत्ति कई तरह की होती है, मकान भी हो सकता है, गहने भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए बेनामी संपत्ति कानून कहता क्या है। तो जो हमारा बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध कानून 2016 था, वो ये कहता है संपत्ति वो बेनामी होगी जो गलत या फर्जी नाम से खरीदी जाएगी, और अगर आप इस तरह का लेन देन करते हैं तो 3 से 7 साल की आपको जेल हो सकती है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उसका 25% जुर्माना भी आपको लग सकता है। फिर देखिए एक बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक एक्ट था 1988 वाला, उसको इसने संशोधन
संशोधित कर दिया, उसका नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, देखिए पहले था बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम, अब उसने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम कर दिया। ठीक है, एक वर्ड उसने ऐड कर दिया। इसने क्या कहा कि अधिनियम में बेनामी लेन देन को एक ऐसे लेन देन के रूप में परिभाषित किया है जहां पर ये सब हो, क्या, संपत्ति किसी व्यक्ति के पास होती है, उसे ट्रांसफर की जाती है, लेकिन किसी अन्य के द्वारा जो है प्रदान या भुगतान की जाती है। ठीक है, फर्जी नाम से किया गया लेन देन, मालिक को संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं है, किसको बेच दी, कौन है एक्चुअली इसका ऑनरशिप वाला, संपत्ति के लिए दावा प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है ट्रेस करने योग्य ही नहीं है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है जो डॉक्यूमेंट उसके सबमिट किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट से फर्जीवाड़ा है, अगर व्यक्ति ट्रेस करें तो कोई मिल ही नहीं रहा कि एक्चुअली में कौन था वो, तो ये सारा का सारा किस में आएगा, ये बेनामी संपत्ति लेन देन के तहत आएगा। अपीली न्यायाधिकरण की बात करें, अगर इस तरह का कोई लेन देन होता है तो ऑब्वियसली बात है केस चलता है, सजा मिलती है, कई बार लोग उसके लिए अपील करना चाहते हैं, तो एक अपीलीय प्राधिकरण भी है। अधिनियम न्यायाधिकरण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है, और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ फिर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील पे भी अपील, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख में लॉर्ड, तभी तो फैसले नहीं हो पाते हैं, राइट। तो चलिए अब ये आप समझ गए। अब इस पे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया था यूपीएससी में। वो क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक अधिनियम है बेनामी संपत्ति वाला, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है, आंसर दीजिए। किसी संपत्ति लेन देन को बेनामी लेन देन नहीं माना जाता है यदि संपत्ति मालिक लेन देन से अवगत नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर कानून में ऐसा होता कि जिसने संपत्ति बेची है उसको जब पकड़ते हैं, भाई तुमने ये जो संपत्ति जिसको बेची है तो ये बेची किसको है, हमें जरा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वो कहे जनाब मुझे तो पता ही नहीं, मेरा तो काम बेचने का था, अब जिसने फर्जीवाड़ा करके खरीदी उसमें मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, बेचने वाला इक्वली जिम्मेदार है। कल को वो ये कह दे मुझे नहीं पता कि मेरे नाम पे किसने लिया या मुझे नहीं पता, तो बेसिकली बेनामी तो बेनामी है, उसको माना जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, यदि संपत्ति मालिक लेन देन से अवगत नहीं है, मान लीजिए जो मेरे नाम के ऊपर किसी और से जो है प्रॉपर्टी खरीदी गई है, कल को वो पकड़ में आ जाता और मैं कह दूं अरे ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे तो पता ही नहीं, इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, नहीं आप फिर भी जिम्मेदार हैं, प्रॉपर्टी इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि कोई आपके नाम पे लेके डाल देगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बेनामी तो माना जाएगा। बेनामी संपत्तियां सरकार के द्वारा अधिकृत की जा सके, बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट जब्त भी कर सकती है, दिस इज राइट। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अधिनियम में जांच के लिए 3 प्राधिकरणों का प्रावधान है लेकिन किसी अपीलीय तंत्र का प्रावधान नहीं है। देखिए जनरली कानूनों में अपील के तंत्र का प्रावधान होता है, अगर एक फैसला हो गया तो वो पत्थर की लकीर नहीं होता, उस पर अपील हो सकती है। हमने तो अभी पढ़ा कि अपीलीय न्यायाधिकरण है और उस अपीलीय न्यायाधिकरण के ऊपर फिर हाई कोर्ट भी है, राइट, तभी तो भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी मामला चल ही रहा है, तो ये क्या गलत बात है। तो पूछा गया है कौन सा सही है, तो देखिए केवल 2 ठीक है, माना बी यानी कि हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ये हो गया। चलते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपका मीन्स का एक टॉपिक तैयार होगा। तो देखिए लोकसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया गया, जो प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों क्षेत्र का विस्तार करने, उन्हें सुगम बनाने के लिए पक्षकारों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है। बड़ी सी हिंदी है, छोड़ देते हैं, समझेंगे आसान तरीके से। क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन आपसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में पूछ सकता है क्या ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, पूछ सकते हैं कि जो विधेयक आया है इसके तहत क्या पावर दी गई है। तो मतलब आपको पुराना और नया दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि संशोधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 पहले से ही था। तो देखिए जब 2002 में वो अधिनियम बनाया गया था, उसके कंपैरिजन में आज की मार्केट देखें तो बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि एक तो मार्केट में हुई है। दूसरा, कारोबार का संचालन अब किस तरीके से होता है, आमूल चूल उसमें परिवर्तन हुए। कंपनियों ने नए नए तरीके निकाल लिए हैं चीज़ों से बचने के, टैक्स को इवेड करने के, कंपटीशन में अपने आप का डोमिनेंस रखने के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं, आर्थिक विकास हुआ है, विभिन्न प्रकार के मॉडलों की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए जो कंपटीशन
कंपटीशन हमारा वाला एक्ट था 2002 वाला, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस एक्ट के द्वारा एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आयोग बनाया गया था जो उस अधिनियम के कार्यों की देखरेख करता था। उस आयोग को नई बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए पावर्स देने ज़रूरी थे, इसीलिए हम नया एक्ट जो है लेकर आए हैं। तो देखिए, पुराने वाली इन सारी बातों पर सोच विचार करने के लिए प्रतिस्पर्धी विधि पुनर्वालोकन समिति का गठन किया गया था। समिति ने जो सिफारिशें दी, लोक परामर्श जो सरकार ने की, एक बेटर कारोबारी वातावरण बनाने के लिए सरकार ने अधिनियम में संशोधन करना जरूरी समझा। तो नाउ यू नो द आंसर कि संशोधन की आवश्यकता क्यों है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए, कंपनीज आपस में क्या करती है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडायरी बन सकती है। तो ये तरीके हैं। इन तरीकों को बेसिकली परमिशन देने की जो आप कह सकते हैं पावर है, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। भाई हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों परमिशन दे रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है एक बड़ी कंपनी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो मार्केट में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए छोटी कंपनियों को अपने अंदर समाहित कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल कंपनी अपने जो टैरिफ के रेट्स है वो इतने ज़्यादा कम कर दे कि सारे लोग उसी कंपनी का सिम पोर्ट करा ले। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी पर्टिकुलर कंपनी का। तो एक बार क्या है, जब सारे लोगों ने अपना सिम पोर्ट करा लिया उस कंपनी के सिम में, क्योंकि वो बहुत सस्ते टैरिफ दे रही है और बाकी कंपनियों के महंगे हैं डाटा पैक्स, तो उसने क्या किया, बाकी कंपनियों को मार्केट से ख़त्म कर दिया, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पा रही है ना दूसरी कंपनियां इतने सस्ता अगर माल बिक रहा है। तो जब एक बार उनको लगा ज़्यादा लोग हमारे कंज्यूमर सब बन चुके हैं, अब वो धीरे 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 अपने टैरिफ्स बढ़ा देंगे। बट नाउ क्योंकि दूसरी कंपनीज मार्केट से सफाचट हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज लाइक आइडिया एंड वोडाफोन हुए भी हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली कंज्यूमर्स के पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक ही कंपनी थी, उसमें सबने पोर्ट करा लिया, उसी ने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए, तो फाइनली मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। मार्केट में जब कोई कंपटीशन नहीं होगा तो बेसिकली मूल्यों को निर्धारित करने वाली एक जो मार्केट पावर होती है वो खत्म हो जाएगी। जैसे अगर सेब बेचने वाले 4 हैं और 3 80 रुपये किलो बेच रहे हैं और चौथा जो है 75 रुपये किलो बेच रहा है, तो लोग उसका लेंगे। लेकिन अगर एक ही सेब बेचने वाला है, वो कह रहा है मैं 120 रुपये किलो दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, तो आपको तो लेना पड़ेगा। तो कंपटीशन होने के लिए चीज़ें थोड़ी सी रखनी पड़ती है मार्केट में बैलेंस करके, इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। इतना समझिए। अब आते हैं कि क्या चेंज हुआ है, अब समझ में आएगा। सौदे के मूल्य की अवसीमा। देखिए, पहले क्या होता था, जब दो कंपनीज मर्ज होती थी, एक्विजिशन होता था, तो कंपनी का कितना नेटवर्थ है, उसकी कितनी मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें देखी जाती थी। अब सौदे की जो वैल्यू है, जो आप डील आपस में कर रहे हो, उसकी वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा। और अगर आपका जो सौदा हो रहा है वो 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, तो मैंडेटरी रूप से आपको सूचित करना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो यही वाली बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और ये 2000 करोड़ रुपए वाला तब लागू होता है जब दोनों कंपनी जिनके बीच में डील हुई है उसमें से किसी एक का भारत में क्या हो, पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो। अब ये पर्याप्त व्यावसायिक संचालन क्या होता है, इसको लेकर भी नियम बनाने के लिए आयोग में संशोधन आया है। देखिए, डिजिटल कंपनी ज्यादातर ये कह के हमारे सर्वर तो बाहर हैं, हम तो यहाँ पे पर्याप्त व्यावसायिक संचालन रखते ही बच जाती थी, लेकिन अब नए सिनारियों में नए तरीके से रूल्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं और अब आयोग को ये अधिकार दे दिया गया है कि पर्याप्त व्यावसायिक संचालन के लिए आप नियम बनाओ। तो अब बेसिकली क्या है, थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो मूलभूत अवसंरचना और डिजिटल वाला जो एक एरिया है वहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि तब ये क्षेत्राधिकार की सीमा को पूरा नहीं करते थे, राइट। दूसरा क्या है, संयोजन की गति को तीव्र करना। पहले क्या था, जब मान लीजिए कोई मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया, तो पूरा चीज़ों को चेक करने में, सब करने में उसको क्या कहा गया था, उसको ये बोला गया था 210 दिन में आप जो है फाइनली अपना जवाब दे दो। 210 दिन में आपने जवाब दे दो तो ठीक है, नहीं तो कंपनी अपना जो उसको ठीक लगे कर लेगी। इस दिन को कम करके 150 दिन कर दिया गया है और 30 दिन का क्या है, थोड़ा सा विस्तार भी कर दिया गया है,
ठीक बात है ये। फिर गन जंपिंग, गन जंपिंग क्या होता है पहले ये पता हो। मान लीजिए दो कंपनीज ने आपस में डील की है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उन्होंने प्रस्ताव किया, जब तक वो कोई फैसला ले रहे हैं कंपनी या तो अपनी डील बंद कर दे, या तो डील क्लोज कर ले, या तो डील फाइनल कर ले। बेसिकली कंपनी ने क्या किया, गन जंपिंग कर ली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले कहने से पहले ही अपना काम उसने कर लिया। अब अगर आप ऐसा करोगे आप पे जुर्माना लगेगा, और ये जो जुर्माना है आपकी डील का 1% जो है अब लगेगा। ठीक है। फिर खुले बाजार में खरीदारी की छूट। कई बार देखिए कंपनीज के लिए कोई सौदा, कोई डील त्वरित रूप से फाइनल करना जरूरी होता है, क्योंकि जब कंपनीज बड़े बड़े डिसीजंस लेती हैं तो उनके शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल आती है। अगर कंपटीशन ऑफ अगर सीसीआई जो है उस मामले पर थोड़ा लेट करेगा तब तक शेयर मार्केट इधर का उधर हो चुका होगा, जिससे शायद कंपनी को नुकसान पड़े। तो ये खुला बाजार है, ओपन मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो खुले बाजार वाली जो डील्स होंगी जो कंपनी पे ऐसा प्रभाव डालेंगी, उनको लेकर लेन देन में कुछ छूट देने का प्रस्ताव करता है। देन एक हब एंड स्पोक कार्टेल आता है। देखिए पहले जो हमारा ये आयोग था ये बेसिकली वहाँ ज़्यादा फोकस करता था कि समान बिजनेस में कौन सी कंपनियां हैं वो कंपटीशन को हैम्पर तो नहीं कर रही। लाइक ब्रश बेचने वाली कंपनियों का ब्रश बेचने वाली कंपनियों से देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जो वर्टिकली बैठी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, ये कंपनी सी, ये आपस में कार्टेल बना लेती हैं कि हम जो है अपना डोमिनेंस रखेंगे, और इनके अगल बगल हॉरिजॉन्टली जो कंपनीज हैं उन पे ये दबाव डालते हैं, उनको धीरे धीरे मार्केट से हटाना शुरू कर देते हैं आपस में कार्टेल बनाकर। कई बार समान बिजनेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कपड़े बेच रही थी, दूसरी कंपनी क्या है कि कुछ और काम कर रही थी, बट अब उसका इंटरेस्ट कपड़े बेचने में भी आ गया है तो वो यहाँ भी आ रही है, तो वो इन कंपनीज को के कॉम्पिटिशन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करे। थोड़ा सा समझ जाइए, है ना। तो देखिए अब इस हब एंड स्पोक कार्टेल को लेकर भी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के दायरे को क्या है विस्तृत किया गया है। अभी तक बेसिकली समान व्यापार प्रथाओं को ही देखा जाता था, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर भी देखा जाएगा। ठीक बात है, ये समझ गए। मामलों का निपटान और प्रतिबद्धताओं के लिए क्या किया गया है, एक नया संशोधन किया गया है, एक नई रूपरेखा ये बेसिकली देता है। सारे हितधारकों का पक्ष सुनने के बाद प्रतिबद्धता या निपटान के संबंध में आयोग का जो निर्णय होगा अपील के योग्य नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। एक उदारता का प्रावधान भी है। अगर कोई आवेदक वो ये कह दे भाई मैं ही नालायक नहीं हूँ, जो दूसरे लोग हैं वो भी कार्टेलाइजेशन बना के बैठे हुए हैं, अगर आयोग को किसी दूसरे कार्टेलाइजेशन के बारे में सूचना देता है तो इसको थोड़ी सी छूट जो है दी जाएगी। भाई आप दूसरों का भांडा फोड़ कर रहे हो तो ठीक है, आपको थोड़ा सा हम जो है क्या है फायदा दे देंगे। जुर्माने के संबंध में भी कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, और आयोग का जो आदेश होगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी न्यायिक जो कानून न्यायाधिकरण है वहाँ पर अपील की सुनवाई के लिए पार्टी को जुर्माने राशि का 25% जमा करना होगा। अगर आप पे सीसीआई ने जुर्माना लगा दिया है बट आप उसके आदेश के खिलाफ बेसिकली अपील करना चाहते हैं तो अपील आप कर सकते हैं, बट जुर्माने की राशि का 25% आपको जमा करके देना होगा। तो दीज आर सम चेंजेस जो किए गए हैं। अब जब भी आप अपनी मंथली मैगजीन में या न्यूज़पेपर में या इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि ये जो इतनी मुश्किल हिंदी में ये जो भारी भरकम शब्द लिखे गए हैं आखिर इनका मतलब क्या है, चेंजेस हुए क्या है। ठीक बात है, तो ये आप समझ गए। अब आइए इस पर क्या है प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, तो देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा की गई है। गलत, सीसीआई कोई नई बॉडी तो है नहीं, कोई 2022 में तो बनी नहीं, वैसे भी ये बिल तो भी लोकसभा में ही है, 2002 वाले एक्ट के द्वारा की गई है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर ये कह रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्धन्यायिक निकाय है। यस, ये अर्धन्यायिक निकाय है क्योंकि ये फैसले लेता है, कुछ विवाद है उनका निपटान करता है, तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 आयोग के बजाय केंद्र सरकार को महानिदेशक की नियुक्ति देने का अधिकार देता है। हमें सही लग सकता है स्टेटमेंट, क्योंकि क्या है आयोग के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल रही है और हमेशा सरकार अपने आप को ज्यादा पावर देना ही चाहती है, बट ये उल्टा है। एक्चुअली यहाँ पे आयोग को ज्यादा अधिकार दिया गया है और विधेयक केंद्र सरकार से लेकर आयोग को जो है डीजी को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही है, तो हमारा केवल दूसरा सही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक बात है। चलिए अब चलते हैं अपने पांचवें टॉपिक की तरफ, धान का बोनापन। क्या है? साइंटिस्ट ट्रैक कॉजेज ऑफ मिस्ट्री पैडी ड्वार्फिंग इन पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने पंजाब के कई जिलों में धान की फसल का जो कद छोटा हो रहा था और धान जो पीला हो रहा था उसकी समस्या को सुलझा लिया है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ में हो तो किस तरह का प्रश्न वो बना सकते हैं? कई बार बहुत आसान बना सकते हैं। 2018 में उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा पादप रोग फैलाता है? पौधों में रोग किस किस से हो सकता है? पक्षी से, उड़ती धूल से, वर्षा से, बढ़ती वायु से। ठीक है, बहती वायु से, सॉरी। तो आसान है ये, तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन कौन से वो जो कारक है जिनकी वजह से पौधों में रोग हो सकता है। वायरसेस के, बैक्टीरिया के संचरण कैसे हो सकते हैं, ये आपके ऑप्शन है, आपने आंसर देना है। ठीक है, टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए धान के पौधे की बोनापन इस तरीके से हो रहा है, इतना वो नेचुरली होता बट इतना जो है वो हो जा रहा है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस है SRBSDAV, ये चावल की स्टंटिंग को प्रभावित करने वाला वायरस है, जिसका नाम दक्षिण चीन के नाम पे रखा गया है क्योंकि इसे पहली बार वर्ष 2001 में रिपोर्ट किया गया था। कुछ दिनों बाद चीन का भाई नाम बदला जा सकता है। वायरसेस की फैक्ट्री रख सकते हैं क्या? है जोक्स अपार्ट। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो धान का पौधा, बेसिकली धान का जो बोनापन है वो विशिष्ट लक्षण के साथ आ रहा है। तो उसका कद कम हो जा रहा है, फिर जो पर्ण समूह उस पर सफेद क्लोरोटिक धब्बे हमें दिखते हैं, पीलापन पेड़ पे आ जाता है, पौधे की लंबाई सामान्य से हाफ या 1/3 कम हो जाती है, पौधे की जड़ इतनी उथली हो गई थी कि उनको बहुत आसानी से उखाड़ा जा सकता था। और ये जो पौधे इस तरह की जो बीमारी वाले देखे गए, ये लगभग खेती की सभी प्रकार की किस्मों में देखे गए। किसकी वजह से हो जा रहे हैं? बड़ा सा नाम सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डबल स्ट्रैंडेड RNA है। इसके जीनोम के साथ गैर आच्छादित यानी कि नॉन एनवेलप्ड है, मतलब बेसिकली एनवेलप नहीं है, ओपन है। और एक इकोसाहेड्रल वायरस है जिसका जीनस है फिजी वायरस परिवार। कितना मुश्किल हो गया। RNA तो समझते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंडेड है। दूसरा क्या है? नॉन एनवेलप्ड है। तीसरा क्या है? फिजी वायरस है। आसान। अब ये इकोसाहेड्रल क्या होता है? देखिए जब वायरस की अलग अलग शेप्स होती हैं उसके नाम पे इसको विभाजित कर दिया जाता है, जैसे टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये इकोसाहेड्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे आपका डॉक्सेड्रॉन, मतलब बहुत टफ प्रोनाउंसिएशन है। तो ये वाला जो है देखिए, इसमें सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारे त्रिभुज आपस में बने हुए एक षटकोण जैसा बनाते हैं। ये अगर शेप हो तो ये वाला आपका जो है वायरस होता है। ठीक, बस इतना सी बात थी। पिक्चर देख के आसानी से एकदम समझ में आ गया। तो देखिए ये जो वायरस है ये व्हाइट बैक्ड प्लांट हापर के द्वारा क्या है? प्रेषित होता है। लंबी दूरी तक फैल सकता है क्योंकि तूफान और तीव्र सघन हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। रोकथाम की बात करें तो वी नो वायरसेस को लेकर कोई ऐसे ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो किसानों को जागरूक रहना होगा। अगर उनको जो है इसमें व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर में लिम्फ या वयस्क पानी पर तैरते हुए दिखाई दे तो कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा जो किसान है, वो जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, उनके द्वारा जो चावल की बुआई की एक तकनीक बताई गई है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें चावलों को थोड़ा पहले नहीं बोया जाता, थोड़ा लेट ही बोते हैं, क्योंकि ये देखा गया है ये बीमारी अगेती जो बुआई की गई थी उसमें ज्यादा देखे गए हैं। अगर आप अगेती वाला नहीं करते तो पानी भी थोड़ा बचता है। ठीक बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर आपने खुद देना है। नाउ कम टू द शॉर्ट न्यूज। स्मार्ट क्या है? आपका इंडिया हैकेथॉन है। ठीक है, तो 5 टीम ने विन किए हैं 1 लाख अवार्ड। ठीक है, फाइनल जो हो गया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का। तो बेसिकली ये तो था इसका कंटेक्स्ट, राइट? है क्या? हैकेथॉन। तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, परसिस्टेंट सिस्टम इन इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर, इसकी एक पहल है। इसकी जो शुरुआत हुई काफ़ी पहले हो गई थी 2017 में। बेसिकली है क्या? एक राष्ट्रव्यापी पहल है जहाँ पे छात्रों को जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए विज्ञान तकनीक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि आप नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस दें। जैसे कि जो मोनूमेंट्स है, ठीक है, उनका बेसिकली आप कैसे डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, तो या फिर कोई चीज़ है तो उसका इलाज कैसे लेके आ सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। ऐसे दैनिक जीवन वाली जो समस्याएं हैं उनको बेसिकली
अल्टीमेटली हल करने के लिए एक मंच देती है और उत्पाद नवाचार परितंत्र और समस्या समाधान दृष्टिकोण के अनुसार जो है चीजें होती है। राइट, इतना ही बस ध्यान रख लीजिएगा, इनफ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और बहुत जल्द मिलूंगी आपको मैं एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।